इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी आपका अपना कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने किसान साथियों की आय को दुगना करना, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना, उनमें सुख समृद्धि लेके आना, क्योंकि जब किसान साथी समृद्ध होगा तो ये भारत समृद्ध होगा। बिना किसान की समृद्धि के भारत की समृद्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो अन्नदाता है, ये किसान है, ये इस देश की रीढ़ की हड्डी है, मुख्य आधार है। तो इसलिए हम समय समय पर जो भी आवश्यकताएं हैं, जो जानकारी हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उस कड़ी में जो आज का हमारा प्रयास है वो है तिलहनी फसलों की देखभाल। सुनेंगे यह भेंटवार्ता। आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा तिलहनी फसलों की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार, जो खंड कृषि अधिकारी थानेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी भाई। डॉक्टर साहब, किसान साथी जो है परंपरागत खेती कर रहे हैं, धान और गेहूं के अलावा कुछ जो सरकार का भी सुझाव है कि क्यों ना हम तिलहनी फसलों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इसकी बाजार में बहुत मांग भी है और वास्तव में जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। इसलिए चाहते हैं कि जो किसान साथी हैं तिलहनी फसलों की तरफ बढ़े। तो ऐसे में बहुत से साथी तो जो है ये कर चुके हैं, लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो किसी कारण से देर में हैं। तो क्या वो अब भी देरी की किस्म को लगा सकते हैं? गिरधारी भाई, मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार बोलना चाहूँगा। और जैसे कि आपने कहा कि रबी का सीज़न हमारा चला हुआ है और रबी सीज़न में गेहूं के साथ साथ, चने के साथ साथ बहुत सारे किसान भाई जो हैं तेल वाली फसलें भी उगाते हैं। तो तेल वाली फसलों की अगर हम बात करें तो इस समय मुख्य जो फसलें हमारी हैं उनमें से तोरिया, सरसों और राया है। इन जो तोरिया की फसल है जो वो अभी किसान भाइयों ने उसकी बिजाई जो है सितंबर माह में शुरू कर दी थी, तो उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारी मुख्य फसल तेल वाली फसल को हम सरसों की फसल कह सकते हैं, उसका हमारे, अगर मैं पूरे हरियाणा भर की बात करूँ तो लगभग 5-6 लाख हेक्टेयर हमारे हरियाणा में सरसों के तहत बोया जाता है। और हमारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य फसल तेल की फसल है। इसका जो मुख्यतः जो एरिया है हमारा, इसमें जो है अगर मैं कुछ जिलों के नाम लूँ तो हिसार है, भिवानी है, सिरसा है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, झज्जर है। इन जिलों में बहुतायत में इसकी खेती की जाती है। और ये दोनों प्रकार की परिस्थितियों में, चाहे सिंचित हो, चाहे आपकी इरिगेटेड हो या असिंचित हो, दोनों प्रकार की स्थितियों में इसकी खेती की जाती है। सब जो साथी अब ये करना चाहेंगे, काश्त करना चाहेंगे, उनके लिए कौन कौन सी मुख्य किस्में होंगी? वैसे तो अगर मैं कृषि वैज्ञानिक के तौर पर अगर बात करूं और कृषि अधिकारी के तौर पर बात करूं तो हमारा जो एक सिफारिशें हैं, जो हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है उसकी सिफारिशें जो हैं, उनकी सिफारिशों के हिसाब से अब किसान भाई हल्का फुल्का लेट है। लेकिन अगर किसान भाई अब भी बोना चाहता है, क्योंकि अब 25 नवंबर के आसपास समय चला हुआ है, और अगर किसान को एक बहुत अच्छी पैदावार अगर अपनी सरसों की फसल की लेनी है तो उसको लगभग 145-50 दिन सरसों की फसल को मैच्योरिटी में चाहिए। तो अब अगर किसान भाई बोते हैं उसको तो वो हल्का फुल्का लेट तो है, लेकिन जो भाई किसान भाई बोना चाहते हैं तो किसान भाई अब भी उसकी काश्त कर सकते हैं। और उसमें से मैं मुख्यतः जो वैरायटी आपको, जो किस्में हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश शुदा भी हैं, मैं बताना चाहूँगा। उनमें से हमारी मुख्यतः जो किस्म है वो RS30 है, बहुत पुरानी वैरायटी है। और उसका आजकल की बिजाई के लिए, पछेती बिजाई के लिए एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। लगभग
जो तेल की मात्रा है उसके अंदर 40% के आसपास है और लगभग 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है और लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ उसके हम पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ किस्में और भी बताना चाहूँगा आपको, जैसे RH 8812 है जिसको हम लक्ष्मी के नाम से बोलते हैं, RH 9304 है जिसको हम वसुंधरा के नाम से बोलते हैं, RB 50 है, RH 406 है। ये सभी किस्में बहुत अच्छी किस्में हैं जिसकी किसान भाई बिजाई करने के पश्चात एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर साहब बात आई है 75 की, तो इसका मतलब हम पूरी उसकी कास्ट को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक समय पे बिजाई, एक जो है 75 बिजाई। तो दोनों ही कास्टों का समय आप कहेंगे कौन सा समय सही रहेगा सही समय के लिए, कौन सा रहेगा 75 के लिए? वैसे तो कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार जो सरसों की जो बिजाई है 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक हमें लगभग उसको पूरा करना चाहिए, ताकि उस फसल को अपनी पूरा एक जो जीवन चक्र पूरा करना है और उस जीवन चक्र में लगभग 135-40 दिन को चाहिए, ताकि वो गेहूं की फसल के साथ साथ या गेहूं की फसल से 8-10 दिन पहले कट जाए और अपनी मैच्योरिटी को ले लें। उसी दौरान हम उस फसल की बिजाई करते हैं तो उसमें एक तो तेल की मात्रा जो है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि उसके अंदर कितने प्रतिशत तेल की मात्रा मौजूद होनी चाहिए, तो वो जब तक हमारी फसल उस पूरे सीजन को, पूरे तापमान को और पकते समय जो तापमान होना चाहिए और जो बिजाई के समय जो तापमान होना चाहिए, जो फूल के समय जो तापमान होना चाहिए, जो फलियां बढ़ने के समय जो तापमान होना चाहिए, उस तापमान को वो पूरा ग्रहण कर सके, उस पूरे मौसम का वो उपयोग कर सके, तभी उस फसल के अंदर, उस दाने के अंदर तेल की मात्रा बढ़ती है। डॉक्टर साहब, किसी भी फसल के बेहतर उत्पादन के लिए जरूरी है कि उसकी किस्म, भूमि की तैयारी, खाद, बीज की मात्रा, बीज उपचार, इन सब बातों का ख्याल रखें। जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो इस फसल को लेने के लिए हम कैसे खेत की तैयारी करेंगे? खेत की तैयारी के लिए कोई उसमें विशेष ऐसे प्रयास नहीं किए जाते जो साधारणतः जो किसान भाई अपनी अन्य फसलों की बिजाई करते हैं। एक जैसे जब किसान, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो धान बहुल क्षेत्र है और उसमें पर्याप्त नमी की मात्रा उसके अंदर मौजूद रहती है। धान की फसल कटाई के फौरन उपरांत उसी नमी में किसान भाई एक बार अपने खेत को किसी प्रकार के यंत्रों से बहा के उसको तैयार करके उस बिजाई में बो सकते हैं। कुछ किसान भाई हमारे एक अन्य प्रैक्टिस भी इस्तेमाल करते हैं, वो खड़े जैसे खेत में इरिगेट करने के पश्चात में खड़े खेत में भी छींटा मार देते हैं, तो उससे भी सरसों हो जाती है। लेकिन मैं एक कृषि अधिकारी के नाते ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों को, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है और बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, और क्योंकि हमारे देश के अंदर जो खाद्य तेलों की पिछले कुछ वर्षों से देखने में आया है कि कुछ उपलब्धता कम हुई है, तो अब वो समय आ चुका है कि हमारे किसान भाई आगे आएँ, आगे बढ़ें और इस प्रकार की फसलों का अपने यहाँ बिजाई करें, ताकि जो सरकार जो है अपनी बहुत भारी विदेशी मुद्रा खाद्य तेलों के आयात पे खर्च करती है उससे यहाँ बचा जा सके। डॉक्टर साहब, उसमें ये कहते हैं कि जहाँ पानी की मात्रा उपलब्ध है वहाँ तो सामान्य बात है, जिन क्षेत्रों में पानी की मात्रा नहीं है वहाँ तैयारी में थोड़ा फर्क पड़ेगा। जी, उसमें क्योंकि मैं गिरधारी भाई ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो है कोई अब जैसे बहुत सारे किसान अगर उनके पास पानी कम मात्रा में उपलब्ध भी है तो वो स्टार्टिंग का अपना इरिगेट ना करें खेत को, वो खड़े पानी में जहाँ भी उनको जब भी पानी मिलता है उसमें आप अकेला छिट्टा मार सकते हैं। अगर उस स्थिति में अगर आपकी बिजाई लेट भी होती है तो वो पानी लगा के और वैसे ब्रॉडकास्टिंग खेत में कर दिया जाए बीज को, तब भी उसकी बिजाई की जा सकती है। तो खेत की तैयारी के बाद हम बात करेंगे कि बीज की मात्रा कितनी रहेगी प्रति किले के हिसाब से। बीज की मात्रा के विषय में बताना चाहूँगा मैं कि अगर किसान भाई, क्योंकि हमारे तो यहाँ मुख्यतः एक ही तरीका ब्रॉडकास्टिंग का, छिट्टे का ही तरीका हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए लगभग 2 किलो बीज की हमें आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर किसान भाई लाइनों में अगर उसकी बिजाई करते हैं या किसी और मेथड से बिजाई करते हैं तो वहाँ 1.5 किलो बीज में भी काम चल सकता है। लेकिन जो हमारी सिफारिश है, जो कृषि वैज्ञानिकों की सिफारिश है, वो 2 किलो प्रति एकड़ की सिफारिश है। उतना बीज किसान भाइयों को इस्तेमाल करना ही करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बीज में बीज उपचार का विशेष महत्व मसला है, क्या इन बीजों का भी उपचार होगा? हाँ, जितना भी जो भी हमारे बीज हैं, चाहे फसल हमारी चाहे कोई भी हो, रबी की जो मुख्य फसलें हैं हमारी, उन सभी फसलों में, चाहे हमारा खरीफ की फसल हो चाहे रबी की फसल हो, हर फसल के अंदर हमारा बीज उपचार एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। क्योंकि अगर आप बीज का उपचार करते हैं तो बीज उपचार करने के पश्चात आपको ये एक सिक्योरिटी मिल जाती है, आप इस बात से आश्वस्त हो सकते हो कि आपका जो बीज स्वस्थ है, उस पर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। और हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि अगर स्वस्थ बीज होगा तो उससे एक स्वस्थ ही पौधा पैदा होगा, और स्वस्थ पौधा अगर पैदा होगा तो उस पौधे से एक हम अच्छी पैदावार लेने की हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। तो जहाँ तक सरसों की फसल की जहाँ तक बात है, तो
तो सरसों की बीज का जो है इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दवाई नहीं है। हम इसमें एक सिर्फ थीरम नाम से एक दवाई आती है। थीरम नाम की दवाई को हम लगभग 2 ग्राम दवाई और प्रति 2 किलो बीज के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं। और क्योंकि अब तो मोस्टली जितने भी हमारे सरकारी तंत्र से, जितने भी सरकारी केंद्रों से जितने भी हमारे बीज मिलते हैं, चाहे हमारे वो नेशनल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी हो, NSC हो, चाहे हमारी HSDC हो, तो सभी जो हमारी संस्थाएं हैं ये बीज को उपचारित करने के पश्चात ही बेचती हैं और इससे थीरम नामक दवाई से इसका उपचार किया जाता है। डॉक्टर साहब, बीज के उपचार के पास बात करेंगे जल की जी। कि फसल को पानी की आवश्यकता कितनी है और कब कब है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा गिरधारी भाई। ज़्यादा इस फसल के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2 बहुत महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं जिन अवस्थाओं में हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। पहली तो हमारी अवस्था है जब आपका फ्लावरिंग आ जाए, फूल आने की अवस्था जो होती है, उस समय इस फसल के लिए आपको सिंचाई बहुत आवश्यक है। और मैं सभी किसान भाइयों को इस रेडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपका फूल आना शुरू हो, किसान भाई मौसम को अनुसार, मौसम को देखते हुए, अपनी परिस्थितियाँ देखते हुए खेत में एक बार सिंचाई जरूर लगाएं। उस समय सिंचाई आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी। और दूसरा, जब आपकी फसल में पॉड फॉर्मेशन हो जाए, फलियां बढ़नी शुरू हो जाए, दाना पड़ना शुरू हो जाए, दूध की अवस्था बढ़नी शुरू हो जाए, उस समय आपको उस खेत के अंदर पानी लगाना बहुत जरूरी है। ये 2 अवस्थाएं। अन्य अवस्थाएं तो चलो वो जो भी हैं वो आप उनको अवॉइड भी कर सकते हो, उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इन 2 अवस्थाओं में, फूल आने की अवस्था और फली बढ़ने की अवस्था, अगर आप इन 2 अवस्थाओं में खेत में सिंचाई लगाएंगे तो आपको एक भरपूर पैदावार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, पानी की बात हो गई, बीज की उपचार की बात है, लेकिन खुराक के बगैर ना तो आदमी चल सकता, ना हमारा डंगर चल सकता, ना ही फसल चल सकती। तो हमारी फसल को खुराक की मात्रा कितनी चाहिए, मीन्स कहने का खाद कितना चाहिएगा, किस किस समय पर चाहिएगा? गिरधारी भाई देखो, ये जब बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं किसान भाइयों से विशेष निवेदन करूंगा कि जब भी फसल चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी गेहूं की हो, चने की हो, सरसों की हो, धान की हो, कोई भी फसल हो आपकी, उस फसल में जब भी आपको खादों की जब मात्रा डालनी होती है, उन खादों को आप अपनी मिट्टी जांच की रिपोर्ट के आधार पर डालें। अगर आपके पास आपकी मिट्टी जांच की रिपोर्ट आपके पास है तो आपको पता है कि आपके खेत में किस तत्व की आवश्यकता है, किस तत्व की आवश्यकता नहीं है, किस तत्व की कितनी मौजूदगी हमारे खेत में है, कितना हमें और तत्व इसके अंदर डालना है। कई बार ऐसा होता है कि उस तत्व की कमी हमारे खेत में नहीं होती, लेकिन किसान भाई उस तत्व को डालते रहते हैं, और जिस तत्व की कमी होती है उस तत्व को किसान भाई नहीं डाल पाते हैं। तो जहाँ तक अपनी सरसों की जहाँ तक बात है, तेल वाली फसलों की जहाँ तक बात है, तो मैंने जैसे बताया कि फसलों के अंदर जो खाद डालना है आपको, वो मिट्टी जांच की रिपोर्ट के अनुसार डालना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये मान लेता हूँ कि आपकी खेत का जो लेवल है इस समय 0 है, तो उसलिए आपको लगभग बिजाई से पहले 4 से 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबरी खाद डालना चाहिए। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एक सरसों की अच्छी पैदावार लेने के लिए। और जो सामान्य जो अगर आप फसल खेत में जो डालना है तो उसके लिए फास्फोरस तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, और उसकी आपको लगभग 16 किलोग्राम तत्व आपको फास्फोरस जो है प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। क्योंकि तेल वाली फसल है, तेल वाली फसल के लिए सल्फर की भी आवश्यकता होती है। तो अगर आप उस तत्व को बजाय डाई अमोनियम फॉस्फेट के रूप में डालने के, अगर आप उसको सिंगल सुपर फास्फेट रूप में डालते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर वहाँ से एक पैदावार मिल सकती है। क्योंकि जो आप DAP डालते हैं उस DAP में सिर्फ फास्फोरस और नाइट्रोजन ही होता है, लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट अगर डालोगे तो उसके अंदर सल्फर और फास्फोरस आपको दोनों मिल जाएंगे। जिस जमीन के अंदर, जिस खाद के अंदर सल्फर की मात्रा मौजूद होगी, अगर आप उसको तेल वाली फसलों में डालोगे तो उससे आपकी तेल की मात्रा बढ़ने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि लगभग 16 किलो शुद्ध नाइट्रोजन, लगभग 12 से 16 किलो शुद्ध फास्फोरस, और लगभग अगर आपको सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करना है तो लगभग 1.5 कट्टे के आसपास आप उसके अंदर SSP इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ दूसरी मैंने बताया कि अगर जैसे आपकी सोइल टेस्टिंग रिपोर्ट बताती है कि उसमें जिंक की कमी है तो आप उसके अंदर 10 किलो जिंक सल्फेट 21% प्रति एकड़ डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो गोबर की खाद है वो तो आप शुरू में गिर देंगे जी, और वो किसान साथियों के आपके माध्यम से वो तैयार हो जी। अगर कच्ची होगी तो फिर डिम्बों को चिट्ठी लिखी जाएगी भी, हाँ डिम्बों आ जाएगी जी। दूसरी जो आपने खाद बताई है, क्या वो सारी बिजाई के समय देनी है या कुछ किस्तों में देनी है?
उसमें जैसे आपने पूछा, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। जो हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो आपकी बेसल डोज में है, जो प्रारंभिक अवस्था में बिजाई के समय आपको जो डालनी है, फास्फोरस जैसे या सिंगल सुपर फास्फेट जो है, उसकी पूरी मात्रा आपको बिजाई के समय डालनी है। और जो मैंने जिंक सल्फेट आपको बताया, जिंक सल्फेट की मात्रा भी आपको पूरी 10 किलो मात्रा बिजाई के समय डालनी है। जहाँ तक नाइट्रोजन की जहाँ तक मात्रा है, यूरिया की जहाँ तक मात्रा है, तो उसको आधी मात्रा जो है बिजाई के समय डालनी है और आधी मात्रा बाद में, जब हमारी फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, हमारी जो एक अवस्था ऐसी होती है जिस अवस्था में हमारी फसल जो है उसकी वृद्धि करता है, पौधा वृद्धि करता है, तो उस समय उसको डाल देना चाहिए। डॉक्टर साहब, खाद की मात्रा देंगे, लेकिन एक जो समस्या होती है वो अक्सर होती है खरपतवार की। जी, इन फसलों में खरपतवार का प्रभाव होगा? क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है धान और गेहूं का क्षेत्र है, और हमारे इस क्षेत्र के अंदर प्राय देखने में आता है कि फ्लैरिस माइनर मंडूसी की जो है, जो प्रेजेंस जो है हर खेत में मौजूद रहती है। तो अब ये प्राकृतिक सी बात है, अगर आप उस खेत को गेहूं की बजाय आप उसको सरसों को उसके अंदर बोओगे तो वहाँ मंडूसी आपकी आएगी। तो मंडूसी अगर जहाँ आती है आपकी, तो हमारे जो आप जिस मंडूसी को गेहूं की फसल में जिस दवाइयों से इस्तेमाल करते हैं, हमें उन दवाइयों का इस्तेमाल सरसों की फसल में देख के करना चाहिए। हमें सिर्फ उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के ऊपर इफेक्टिव ना हो। उसमें से हमारे पास एक दवाई, एक टॉपिक नाम से दवाई, जैसे क्लोरोनोफॉप जो दवाई है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करें तो मंडूसी नाम का जो खरपतवार है वो उसमें से खत्म हो जाएगा। लेकिन मुख्यतः मैं एक किसान भाई से एक निवेदन करूंगा, सिफारिश करूंगा कि आप सरसों के जो खरपतवार नियंत्रण है उसको मैकेनिकल करें, उसको निराई गुड़ाई उसमें इस्तेमाल करें, ताकि आपके सभी खरपतवार जो है निकल जाए, और साथ साथ आपके खेत की एक बार जो है खेत भी आपका खुल जाए, उसमें हवा का और पानी का एक समावेश उसके अंदर हो जाए, और हमारा पौधा जो है प्राकृतिक वृद्धि ले सके। तो पहला प्रयास तो ये है कि किसान साथी निराई गुड़ाई करें। दूसरा, अगर फिर भी बात नहीं बनती, हम टॉपिक का इस्तेमाल करें। टॉपिक में 160 मिली 160 ग्राम प्रति एकड़ जो है एक उसका घोल बनेगा। उसका घोल बना के जिस प्रकार से आप मंडूसी का गेहूं के अंदर नियंत्रण करते हैं, उसी प्रकार से इस खेत में भी आपका नियंत्रण। तो घोल में पानी की मात्रा कितनी रहेगी? लगभग 150-200 लीटर पानी प्रति एकड़ इस्तेमाल आपको करना चाहिए। 160 ग्राम पूरी मात्रा, और जब मंडूसी छोटी हो तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप 1-2 बार उसके अंदर अपनी मैकेनिकली यानी निराई गुड़ाई अवश्य करें इसके अंदर। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ बीमारी या कीड़े जो उन पर प्रभाव डालते होंगे फसल के ऊपर? हाँ, उससे पहले कीड़े और बीमारी तो आते ही आते हैं, हर फसल पे अटैक करते ही करते हैं, लेकिन सरसों और जो हमारे राया वगैरह जो हमारी फसलें हैं, इसके ऊपर जनवरी और दिसंबर माह के अंत में और जनवरी के प्रारंभ में पाले का बड़ा भयंकर प्रकोप होता है। तो जब आपको लगता है कि हवा रुकी हुई है, आसमान साफ है, तो उससे ये आपको अनुमान लगाया जा सकता है कि आज पाला पड़ने की संभावना है। तो उस समय आप जो है जो भी पाला से बचने के जो भी एक हमारे पारंपरिक तरीके हैं, चाहे धुआं करना है, चाहे सिंचाई लगानी है, इस प्रकार के तरीके किसान भाई अपने यहाँ अपनाएं, ताकि फसल को, क्योंकि उससे पाले से बचाया जा सके, क्योंकि पाला जो है बहुत बड़ा नुकसान हमारे इस फसल पे कर सकता है। जहाँ तक कीटों की और बीमारी की जहाँ तक बात है, तो मुख्यतः 3-4 बीमारियां ही हमारे 3-4 कीड़े इस पर अटैक करते हैं। उन कीड़ों की मैं नाम बताना चाहूँगा, जैसे चितकबरी सुंडी हमारी है, और साथ साथ चेपा हमारे यहाँ इसमें आता है। तो चितकबरी सुंडी के लिए भी हमारे पास जो पारंपरिक जो दवाइयाँ हैं, चाहे क्लोरो प्लस साइपर है, और उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर उसका स्प्रे किया जाए उसका, तो उस कीड़े का नियंत्रण हम कर सकते हैं। साथ साथ जो चेपा है या तेला जो है, जो कि रस चूसक कीड़ा है, हम इस प्रकार की जो अंतर प्रवाही दवाइयाँ हैं हमारे पास जो बाजार में मौजूद हैं, उन दवाइयों का आप अगर सही मात्रा में और सही पानी की मात्रा के साथ अगर स्प्रे कर दिया जाए। ये तो थी बातचीत डॉक्टर विनोद कुमार से, जो खंड कृषि अधिकारी थानेसर हैं, कि किस तरह से हम दलहनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं। लक्ष्मी, जल्दी आ। आई, रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया? बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी।
अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई, और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम, और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्ग निर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तुड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा, ले अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। अरीब, बता दें आपने कि जो हमारा कल का कार्यक्रम है उसमें क्या विषय रहेगा। तो विषय रहेगा बागवानी में प्लास्टिक मल्च का महत्व और दूसरा रहेगा परंपरागत कृषि विकास योजना। कल के मौसम की अगर हम बात करें तो कल का तापमान जो रहने की उम्मीद है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक, और जो है धुंध छाई रहने की, थोड़ी से बादल छाए रहने की उम्मीद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके गले आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथियों, मिलेंगे कार्यक्रम ग्राम संसार में समाचारों के बाद।